हेलो स्टूडेंट्स। पिछली कुछ क्लासेस में हमने राजस्थान के राजपूत वंशों की उत्पत्ति के बारे में चर्चा की। आज की क्लास में हम उन्हीं राजपूत वंशों में से एक बहुत ही प्रमुख वंश गुहिल, उनकी उत्पत्ति और उनके शक्ति के विस्तार के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं गुहिल वंश की प्राचीनता की। तो जिन राजपूत वंशों द्वारा राजस्थान में अपने राज्य स्थापित किए गए, उनमें गुहिल वंशीय राजपूत बहुत ही मुख्य कहा जा सकता है। और इस वंश में सर्वप्रथम गुहिल के प्रतापी होने के कारण इस वंश के राजपूत जहाँ जहाँ आकर बसे, उन्होंने स्वयं को गुहिल वंशीय ही कहा। संस्कृत लेखों में इस वंश के लिए गुहिल, गुहिलपुत्र, गोभिलपुत्र, गुहिलोत और गुहिल्य शब्दों का प्रयोग किया गया है और भाषा में इन्हें गुहिल, गोहिल, गहलोत और गहलोत कहते हैं। भाषा का गोहिल रूप संस्कृत के गोबिल और गोहिल्य से बना है। बात की जाए गुहिलों की उत्पत्ति की, तो मेवाड़ में राज्य स्थापित करने वाले गुहिल वंशी राजपूतों के जो प्रथम शासक थे बापा रावल, वो ब्राह्मण वंश के थे, लेकिन उन्हें क्षत्रियत्व प्राप्त हुआ। और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का यह कथन इस संदर्भ में उल्लेखनीय कहा जा सकता है कि मेरी कुंभलगढ़ प्रशस्ति द्वितीय विद्यापति पट्टिका की खोज और उसके पद्यांश का संपादन इस निर्णय पर पहुंचाते हैं कि बापा रावल जो गुहिल वंशी थे, आनंदपुर के ब्राह्मण वंश से थे और उन्होंने नागदा में आकर हारित ऋषि की अनुकंपा से शासक की प्रतिष्ठा को प्राप्त किया। बापा के पीछे भरत भट्ट को भी 400 अभिलेख में ब्रह्म क्षत्रिय इसीलिए कहा गया है कि उसे जो ब्राह्मण संज्ञा थी उससे क्षत्रियत्व प्राप्त हुआ था। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का आगे कहना है कि चाहे हम ब्रह्म, क्षत्रिय तथा द्विज शब्दों को ब्राह्मण या क्षत्रिय के संदर्भ में काम में लाएं, परंतु वस्तुतः विप्र शब्द का उपयोग पुराने लेखों में जो इन राजपूत वंशों के लिए किया गया है, उनका ब्राह्मण होना सिद्ध करता है। अतः डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा अपने कुंभलगढ़ प्रशस्ति के प्रमाण स्वरूप गुहिलों को ब्राह्मण वंशी ही मानते हैं। कुछ अन्य इतिहासकार जैसे अबुल फजल स्मिथ, कर्नल टॉड आदि का मानना है कि गुहिलों की उत्पत्ति विदेशों से हुई है, लेकिन वीर विनोद के जो लेखक हैं कविराज श्यामल दास, उनका मानना है कि गुहिल क्षत्रियों के 36 राजवंशों में से एक था। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने बापा के सिक्कों पर सूर्य के चिन्ह और कुछ प्राचीन शिलालेखों का हवाला देते हुए कहा है कि जो गुहिल थे वो सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। अब हम बात करते हैं गुहिलों के राजस्थान में विस्तार की। तो ऐसा अनुमानित होता है कि प्रारंभ में गुहिल मेवाड़ में शक्तिशाली बने और तदनंतर इसी वंश के जो अन्य प्रतिभाशाली व्यक्ति थे वो राजस्थान में और अन्य भागों में जाकर बस गए। क्योंकि गुहिल उनमें सबसे अधिक प्रतिभाशाली था, इसलिए इसके वंशज जहाँ जहाँ जाकर बसे और जहाँ जहाँ उनके द्वारा अपने राज्य स्थापित किए गए, उन्होंने स्वयं को गुहिल वंशीय ही माना। उन्होंने अपने अपने वंशक्रम को भी गुहिल से ही आरंभ किया। 7वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक मिलने वाले शिलालेखों और ताम्रपत्रों से इन विभिन्न शाखाओं के विषय में हमें जानकारी मिलती है। रावल समर सिंह के समय विक्रम संवत 1331 की चित्तौड़ प्रशस्ति से गुहिल वंश की बहुत सारी शाखाओं के होने का बोध होता है। मोहनोत नैन्सी ने अपनी ख्यात में गुहिलों की 24 शाखाओं का जिक्र किया है और उनका समर्थन कर्नल टॉड द्वारा भी किया गया है। इनमें कल्याणपुर के गुहिल, वागड़ के गुहिल, चाटसो के गुहिल, मारवाड़ के गुहिल, धौड़ के गुहिल, काठियावाड़ के गुहिल, मेवाड़ के गुहिल आदि ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। अब हम बात करते हैं मेवाड़ के गुहिलों के अभ्युदय की। तो गुहिल, गोह अथवा गुहदत्त आनंदपुर के अंतिम राजा शिलादित्य का पुत्र था और पुत्र जन्म के बाद उसकी माता और शिलादित्य की विधवा रानी पुष्पावती ने अपना पुत्र विजयादित्य नामक ब्राह्मण को सौंप दिया और वो स्वयं सती हो गई। ब्राह्मण द्वारा उसका पालन पोषण किया गया और कर्नल टॉड का ये मानना है कि किशोरावस्था में गुह ने ईडर भील राजा का वध करके उस राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और ब्राह्मण द्वारा पोषित होने के कारण सूर्यवंशी शिलादित्य के वंशज 10 पीढ़ी तक ब्राह्मण कहलाए। लेकिन श्यामल दास, ओझा और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा कर्नल टॉड और नैन्सी की ख्यात के वर्णनों को सही नहीं मानते।
राजस्थान में गुहिलों का जो अधिवासन था वो हूण शासक मिहिर कुल के पश्चात होना मुद्राओं या सिक्कों के आधार पर प्रमाणित होता है और शिलालेखों के आधार पर जो प्रथम गुहिल शासक था गुहिल उसके बाद होने वाले इस वंश के जो शासक थे वो थे शील, अपराजित, भरत भट्ट, अल्लट, नरवाहन, शक्ति कुमार, विजय सिंह, नागादित्य। लेकिन इनके बीच होने वाले शासकों के नाम भाटों की वंशावलियों में पाए जाते हैं। हालांकि गुहिल के इन उत्तराधिकारी शासकों का जो क्रम, नाम और शासनावधि है वो निश्चित रूप से निर्धारित नहीं की जा सकती, लेकिन डॉक्टर ओझा ने गुहिल शासक का समय 566 ईस्वी निर्धारित किया है। कर्नल टॉड का ये मानना है कि गुहिल की 8वीं पीढ़ी में नागादित्य नामक एक शासक हुआ और उसके दुर्व्यवहार से भील प्रसन्न थे। अतः एक दिन उन्होंने नागादित्य को जंगल में घेर लिया और उसे मार डाला और अपना ईडर का राज्य उनसे वापस छीन लिया। इसी नागादित्य के पुत्र बापा ने कालांतर में अपनी वीरता और साहस से मेवाड़ के गुहिल वंश के गौरव को फिर से प्रतिष्ठित किया। अब हम बात करते हैं बापा की ऐतिहासिकता की। तो बापा, जिसे बप, बापा, बापक, बाष्प आदि नामों से संबोधित किया गया है, मेवाड़ के इतिहास में अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लेकिन खेद का जो विषय है वो ये है कि बापा के समय का कोई समकालीन लेख अभी उपलब्ध नहीं है। इस अभाव में जो पिछड़े ख्यात लेखक हैं उन्होंने बापा के संबंध में बहुत सारी कपोल कल्पित बातें लिख दी हैं, जिन्हें टॉड आदि लेखकों द्वारा भी मान्यता दी गई है। बापा के संबंध में बहुत सारी चमत्कारपूर्ण कथाएं मिलती हैं जो बड़ी रोचक हैं, लेकिन इसमें ऐतिहासिक तथ्य आंशिक नहीं है। हारित की कृपा से बापा की वैभव प्राप्ति में ऐतिहासिकता झलकती है। कर्नल टॉड ने उनकी कथा लिखते हुए बताया है कि जब बापा का पिता ईडर के भीलों के हमले में मारा गया तो उसकी माँ उसे बड़नगर जाति की कमलावती के वंशजों के पास ले गई और प्रारंभ में उन्होंने उसे भांडेर के किले में रखा और तदनंतर वे उसे नागदा में ले आए। नागदा में वो गायें चराता था, जहाँ उससे हारित ऋषि का संपर्क हुआ और वहीं उसे एकलिंग जी के दर्शन भी हुए। इसकी कृपा से बापा भविष्य में मेवाड़ का शासक हो सका। इस संबंध में इतिहासकारों में भारी विवाद है कि क्या बापा या बप्पा नामक कोई शासक हुआ है अथवा बप्पा किसी राजा का विरुद्ध है। कविराज श्यामल दास का इस संदर्भ में मानना है कि बप्पा किसी राजा का नाम नहीं किंतु उपाधि है, और यदि उनके मत को स्वीकार कर भी लिया जाए तो यह प्रश्न उठता है कि ये उपाधि किस राजा की थी। कर्नल टॉड का मानना है कि यह शील नामक राजा की थी। श्यामल दास के अनुसार यह शील के पोते महेंद्र की थी। डॉक्टर DR भंडारकर के मतानुसार ये खुम्माण की थी और ओझा के अनुसार यह उपाधि कालभोज नामक राजा की थी। समस्त विद्वानों द्वारा अपने अपने मत के पक्ष में वजनदार तर्क भी प्रस्तुत किए जाने के बावजूद अभी तक किसी का भी मत सर्वमान्य नहीं हो पाया। बापा के समय की अगर बात की जाए तो अन्य पक्षों की भांति बापा का जो समय है वो भी अत्यंत विवादास्पद है। कर्नल टॉड ने वल्लभी का पतन विक्रम संवत 580 में मानकर उसके 190 वर्ष बाद अर्थात विक्रम संवत 770 में बापा का जन्म होना माना है। श्यामल दास ने 734 ईस्वी में बापा द्वारा चित्तौड़ जीता जाना मानकर उसका जो काल है वो 8वीं शताब्दी का पूर्वार्ध निश्चित किया है और भंडारकर भी इसी समय को ठीक मानते हैं। लेकिन जो डॉक्टर ओझा हैं वो बापा के चित्तौड़ विजय को 513 ईस्वी के पश्चात उसके संन्यास ग्रहण करने का समय 553 ईस्वी मानते हैं। इसके विपरीत डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने बापा का जो समय है वो 7वीं शताब्दी के तृतीय चरण के आसपास निश्चित किया है। अब हम बात करते हैं बापा की चित्तौड़ विजय की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो जनश्रुति के अनुसार 8वीं सदी में मेवाड़ में बप्पा रावल ने एक स्वतंत्र राजवंश की नींव रखी जो गुहिल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जनश्रुति के अनुसार बापा ने मौर्य वंशी राजा मान मौर्य को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया, लेकिन इस जनश्रुति की सत्यता संदिग्ध है क्योंकि शिलालेखों से ये पता चलता है कि मौर्य वंशी शासक 9वीं सदी में चित्तौड़ पर अपना शासन कर रहे थे। अबुल फजल ने भी बापा द्वारा चित्तौड़ पर अधिकार करने का उल्लेख नहीं किया है। डॉक्टर राय चौधरी का ये मानना है कि बापा ने चित्तौड़ पर अधिकार नहीं किया था
वस्तुतः चित्तौड़ विजय के साथ बापा के नाम का उल्लेख बाद की काल की राज प्रशस्ति अथवा ख्यातों में ही देखने में आता है। चित्तौड़ विजय का कार्य बापा के पश्चात किसी गुहिल वंशी शासक द्वारा किया गया होगा और मेवाड़ के गुहिल शासक तो अपनी स्वतंत्रता को भी कायम नहीं रख पाए थे। उन्हें कई सदियों तक क्रमशः चित्तौड़ के मौर्यों, कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों, अनहिलवाड़ा के चालुक्यों, मालवा के परमारों और सांबर के चौहानों के करद सामंतों के रूप में शासन करना पड़ा था। बापा का गुहिल के निकटवर्ती वंशधरों में होना इससे भी प्रमाणित होता है कि उसका एक तांबे का सिक्का जो श्री रोशनलाल सांभर के पास सुरक्षित है, अपनी लिपि, आकार और ढंग की दृष्टि से गुहिल के सिक्के के अनुरूप है। बापा रावल ने अपने पूर्वजों की भांति सोने के सिक्के का भी प्रचलन किया जो उसकी प्रतिभा और वैभव का प्रतीक है। डॉक्टर ओझा ने बापा का एक स्वर्ण सिक्का देखा जो तोल में 115 ग्रेन का था और इसके दोनों तरफ बापा से संबंध रखने वाले अंकन थे। कामधेनु, बछड़ा, शिवलिंग, नंदी, दंडवत करता हुआ पुरुष, नदी, मछली, बिंदुओं की पंक्ति, त्रिशूल आदि ये सभी चिन्ह एक ही साथ बापा के संबंध की सभी कथाओं के सूचक होने के नाते संदेह के भाजन बने हुए हैं और निश्चित रूप से सिक्के के संबंध में तथ्यतः कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना अवश्य है कि बापा अपने समय का एक महान शासक था। बापा की मृत्यु के संदर्भ में कर्नल टॉड का ये मानना है कि 50 वर्ष की आयु में बापा खुरासान राज्य में चले गए और वहाँ के राज्यों को उन्होंने जीता व बहुत सारी म्लेच्छ स्त्रियों के साथ विवाह किया जिससे उसके बहुत सारे पुत्र और पुत्रियाँ हुई। 100 वर्ष की पूर्ण आयु के पश्चात वहीं पर बापा की मृत्यु हुई। टॉड का ये जो वृत्तांत है वो भाट ग्रंथों पर आधारित है और कपोल कल्पित है। इसमें सच्चाई नहीं है क्योंकि बापा का जो देहांत था वो नागदा में हुआ था और आज भी उसका समाधि स्थान बापा रावल के नाम से प्रसिद्ध है। बापा के अगर मूल्यांकन की बात की जाए तो बापा का सही मूल्यांकन एक कठिन कार्य है क्योंकि उसके विषय में प्राप्त सामग्री अपर्याप्त ही नहीं बल्कि संदिग्ध भी है, लेकिन फिर भी मोटे तौर पर बापा एक बहादुर बालक, वीर योद्धा, अजय सेनापति और दीर्घकालीन विशाल साम्राज्य का संस्थापक और कुशल शासक कहा जा सकता था। उसका चित्तौड़, गजनी और खुरासान आदि जीतना उसकी वीरता का प्रमाण है। उसका साम्राज्य जो था वो उसकी मृत्यु के उपरांत उसके अधिकारियों में बट गया और बापा की स्वर्ण मुद्रा उसके समृद्धि युग का प्रमाण पत्र है। तो इससे स्पष्ट है कि उसके समय में कला की भी पर्याप्त उन्नति हुई होगी और धन, वैभव, राज्य और परिवार होते हुए भी दीर्घकाल तक राज्य करने के पश्चात उसने संन्यास ले लिया जो उसके उज्जवल चरित्र का प्रत्यक्ष प्रमाण है। परंतु उसकी व्यवस्था और नीतियों में कई बड़ी कमियां रही होंगी, तभी उसकी मृत्यु के तत्काल बाद गुहिलों का राज्य विस्तार रुक गया। लेकिन हमें ये तो मानना ही पड़ेगा कि बापा सिसोदियों का संस्थापक और सफल विजेता था और जिसने मेवाड़ में गुहिलों का राज्य युगांतर के लिए स्थापित कर दिया।